हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। गाइज, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो पीएचडी की आंसर की आपकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो गई है, जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल की है। जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी कहा था लास्ट वीडियो के अंदर कि मंडे तक आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो जाएगी, और मंडे को आपकी ऑफिशियल आंसर की वेबसाइट पे आ गई थी। आई होप कि आप सब ने आंसर की को मैच कर लिया होगा और अपने क्वेश्चंस को, अपने आंसर को मैच कर लिया होगा। और अगर आपको अभी तक आंसर की नहीं मिल पाई है तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने कल ही प्रोवाइड करवा दी थी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। पूरी एक पीडीएफ आपको मिलेगी और उसके अंदर सभी सब्जेक्ट के आंसर की एक साथ मर्ज की हुई है, ठीक है। और जो आंसर की है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका सेट वाइज आंसर की देखनी पड़ेगी आपको। जो भी सेट आपका था ABC, जो पेपर का सेट था, बुकलेट का सेट था, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को मैच कर पाएंगे। अब बात आती है कि कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पर डाउट है कैंडिडेट्स को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी डाउट है, और मैंने भी कुछ चेकआउट किए थे। मेरे पास भी क्वेश्चन आप लोगों ने भेजे थे तो मैंने चेकआउट किए थे। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे गलत हैं, तो उसका क्या प्रोविज़न है? उसका प्रोविज़न ये है कि हम ऑफिशियल आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, उसके जो आंसर हैं उसको चैलेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ऑथेंटिक सोर्स, ठीक है। तो जो मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया था, मैंने पहले भी कहा था कि मैक्सिमम जो आंसर हैं वो आपको सेम मिलेंगे। तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जो मैक्सिमम सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं वो ऑफिशियल आंसर की के साथ में आपको मैच करेंगे। तो आपको ऑलमोस्ट मैंने सारे ही आंसर सही बताए थे, बट कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं, जो 5 क्वेश्चन मेरे पास हैं अभी, उस क्वेश्चंस को हम लोग चैलेंज करेंगे। और चैलेंज कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए होंगी, और कैसे कैसे पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि आपके क्वेश्चंस जो आपने चैलेंज किए उसका आंसर चेंज होगा, ये सारी बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चैलेंज कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं और इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, राइट। उससे पहले इनके क्वेश्चन पे बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो चैलेंज किया जाता है आंसर को, जो आपके ऑफिशियल आंसर की को आप लोग चैलेंज कर रहे हैं, तो वो करने के लिए आपके पास सबसे पहले ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। ऑथेंटिक सोर्स का मतलब ये कि आपके पास कुछ ऐसा प्रूफ होना चाहिए जहाँ पे आपके ये टेक्स्ट लिखा हुआ मिले। जैसे कि किसी क्वेश्चन का आपको डाउट है उसका, तो उस क्वेश्चन का जो टेक्स्ट है, रेलेवेंट टेक्स्ट है, कहीं पे आपको प्रिंट किया हुआ होना चाहिए, कहीं पे आपको लिखा हुआ होना चाहिए। अभी लिखा हुआ ऐसा नहीं चलेगा कि इंटरनेट पे आप सर्च कर रहे हैं और कोई एमसीक्यू आपको मिल गया और वो एमसीक्यू के बेसिस पे आप वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वो ऑब्जेक्शन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर आपको जो आपके विकीपीडिया है और जो आपके इन्वेस्टोपीडिया है और इसके अलावा आपका जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो यहाँ पे मान्य नहीं होती हैं एज ए प्रूफ, राइट। तो ये भी आपको एक ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, क्योंकि ये एडिट किए जा सकते हैं, ये सारे टेक्स्ट एडिट किए जा सकते हैं। अब बात आती है इसके अंदर कौन से सोर्सेज मान्य होंगे, कौन से सोर्सेज को कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो है कोई आपकी बुक, ISBN वाली जो बुक होती हैं वो इसके अंदर आ सकती हैं, ठीक है। जैसे कोई आपकी बुक होती है जिससे आप लोग स्टडी करते हैं, जो आपके कॉलेजेस में चलती है, तो उस बुक का रेफरेंस आप दे सकते हैं। उस बुक का नाम, बुक के ऑथर का नाम, साथ में जो आपका पेज नंबर है उसको हाईलाइट करके, जो टेक्स्ट है उसको हाईलाइट करके और पेज नंबर डाल के, हो सकता है साथ में ISBN नंबर, एडिशन, जो बुक का एडिशन है उसको, एडिशन ईयर होगा या एडिशन जो भी है उसको डाल के, उसकी फ़ोटो खींच के उसको स्कैन करके आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा प्रूफ के तौर पे, राइट। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपका जो आंसर है वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, वो चेंज कर दिया जाएगा, ठीक। उसके अलावा दूसरा जो सोर्स है वो है आपका इंटरनेट का सोर्स। अब इंटरनेट के सोर्स पे कौन से सोर्सेज यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे, तो वो होंगे ऑफिशियल वेबसाइट, लाइक जैसे कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे कुछ टेक्स्ट आपको दिख रहा है। उसके अलावा कुछ रिसर्च पेपर हैं आपके, जैसे रिसर्च पेपर जो जर्नल्स में, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जर्नल्स में प्रकाशित हुए वाले रिसर्च पेपर हैं, पब्लिश हुए वाले रिसर्च पेपर हैं, तो वो कंसीडर किए जाएंगे। उसमें आप डिटेल डालेंगे किसका रिसर्च पेपर है, कौन से जो जर्नल है उसमें ये पब्लिश हुआ है और कौन सी ईयर में हुआ, उसके सारे डिटेल आप डालेंगे। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर कोई वेबसाइट है गवर्नमेंट की, अगर वेबसाइट से आप डेटा ले रहे हैं या कोई ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट है, जैसे किसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, या इसके अलावा कोई अच्छी यूनिवर्सिटी या टॉप की यूनिवर्सिटी है, या कोई आर्टिकल यहाँ पे आया हुआ है जो अच्छे न्यूज़ में, यहाँ पे अच्छा न्यूज़ का जो चैनल है उस पर आया हुआ कोई आर्टिकल है, उसको अगर आप रेफरेंस के तौर पे ले रहे हैं, तो उसमें आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा, URL को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा।
टेक्स्ट के साथ में, टेक्स्ट तो आप कंसीडर करेंगे ही उसको हाईलाइट करके, उसके साथ में आपको यूआरएल भी देना पड़ेगा, उसका जो वेबसाइट है उसका यूआरएल आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो फाइनली चांसेस बनेंगे कि वो क्वेश्चंस को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर आप यूआरएल नहीं देंगे तो वो यूनिवर्सिटी चेक नहीं कर पाएगी, अगर यूआरएल देंगे तो यूनिवर्सिटी भी जाकर चेक करेगी कि ऑथेंटिक सोर्स आपका काम का है या नहीं है, या फर्जी आपने कहीं और से क्लिक किया हुआ, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है और साथ में जो यूआरएल है वो आपका उसके रेलेवेंट नहीं है, तो उस केस में वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी अगर आपको क्वेश्चंस को क्लेम करना है। और डेफिनेटली 5 क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें से 5 के 5 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी 99% पॉसिबिलिटी है कि इनके आंसर चेंज होंगे अगर आपको ऑथेंटिक प्रूफ मिल जाए तो। ठीक है, और इसका ऑथेंटिक प्रूफ ढूंढना ज़्यादा, जो सोर्स है वो ढूंढना ज़्यादा टफ भी नहीं है, क्योंकि ये आसानी से मिल जाने वाली चीज़ें हैं। और अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँगा मुझे मिल जाए प्रूफ तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। टेलीग्राम चैनल हमारा है उसमें मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको जैसे नेट के एग्जामिनेशन में होता है 1000 पर पर्सन के हिसाब से, पर क्वेश्चन के हिसाब से क्लेम करने का होता है, बट इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट जितने लोग हैं मैक्सिमम लोग इसको कर सकते हैं क्लेम, जिससे कि पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपके क्वेश्चंस को आंसर को चेंज किया जाएगा। अब आंसर चेंज होगा तो बात आती है कि क्या रिवाइज आंसर की आएगी, नहीं रिवाइज आंसर की नहीं आएगी। वो क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो सीधे ऐड ऑन हो जाएंगे आपके फाइनल मार्क्स में, तो वो आपको जब आपका फाइनल मार्क्स कंसिडर वो आपको शो किए जाएंगे तो उस टाइम पे आप देख पाएंगे कि आपके मार्क्स यहाँ पे ऐड कर लिए गए हैं, प्लस कर लिए गए हैं उसमें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन कौन कौन से क्लेम होने वाले हैं। मेरे पास जो कॉमर्स का पेपर है, और कॉमर्स के पेपर के अंदर आपके पास अलग अलग सेट्स थे पेपर के, हो सकता है ये आपके अलग अलग सेट के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, बट क्वेश्चन के आंसर और जो ऑप्शंस हैं वो सेम ही रहते हैं। तो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आप अपने सेट के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चन नंबर पे वो क्वेश्चन आपका है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे क्लेम करना है, मतलब फॉर्मेट क्या है क्लेम करने का। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज़ रिलेशनशिप मार्केटिंग की यहाँ पे बात की गई है। मैंने पहले भी इसका आंसर आपको बताया था, इसका है रिलेशनशिप मार्केटिंग एम्स एट बिल्डिंग म्यूचुअली सेटिस्फाइंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये आपका आना चाहिए कस्टमर्स के साथ में, बस यहाँ पे आपको दे रखा है ऑल ऑफ दी अबव, जो कि गलत आंसर बनता है। एम्प्लॉयज के साथ में और मार्केटिंग पार्टनर्स के साथ में आप रिलेशनशिप मार्केटिंग को कंसिडर नहीं करते हो। रिलेशनशिप मार्केटिंग का सीधा सीधा मतलब होता है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ में लॉन्ग टर्म के अच्छे रिलेशन बना रहे हो, ताकि वो फ्यूचर में आपके लिए लॉयल रहें, आपके लॉयल कस्टमर वो बने। एम्प्लॉयज़ को लॉयल बनाना आपके रिलेशनशिप मार्केटिंग का पार्ट नहीं होता है, साथ में मार्केटिंग पार्टनर्स भी इसके अंदर नहीं आता है। तो कहीं पे भी आप लोग देखेंगे, इसके टेक्स्ट को देखिए, इसके बुक को छान मारिए तो बुक में आपको मिल जाएगा रिलेशनशिप मार्केटिंग, ये तो सीधा सा आपको मिल जाएगा। रिलेशनशिप मार्केटिंग आपके रिलेटेड होता है किससे, कस्टमर्स के रिलेशन से, कस्टमर्स एंड ऑनर्स के रिलेशनशिप से। सेलर और जो कस्टमर होता है उसके बेटर रिलेशनशिप से रिलेटेड होता है, जो कि फ्यूचर में एडवांटेज देता है जो सेलर होता है उसको, क्योंकि वो उसके ब्रांड के प्रति या उसके जो प्रोडक्ट है उसके प्रति कस्टमर लॉयल होता है। इसी को रिलेशनशिप मार्केटिंग बोला जाता है। ठीक है, तो इसको एक पहला क्वेश्चन इसको क्लेम कीजिए। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन तो सीधा सीधा यहाँ पे गलत दे रखा है। यहाँ पे प्राइस पॉलिसी की बात की गई है। देखिए प्राइस पॉलिसी जो होती है ना, हम जब भी पढ़ते हैं मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट या एचआरएम जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 3 तरह के मैनेजमेंट के लेवल होते हैं। ठीक, एक होता है हमारे पास हाइयर लेवल, जिसको टॉप लेवल मैनेजमेंट भी हम लोग बोलते हैं। दूसरा होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और तीसरा लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, जिसमें हमारे पास सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, और इसके अंदर आपके पास सबॉर्डिनेट होते हैं। राइट, तो इसमें आपके कौन लोग काम करते हैं, जैसे फोरमैन होते हैं। ठीक, फोरमैन लोग काम करते हैं, वर्कर्स इसके अंदर आ जाते हैं, जिनको वेजेस का पेमेंट हम लोग करते हैं, तो वो लोअर लेवल के मैनेजमेंट में यहाँ पे आते हैं। जो प्राइस पॉलिसी डिटरमाइन की जाती है वो हमेशा हाइयर मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है, और जो रिकमेंड करता है वो कौन करता है, मिडिल लेवल का मैनेजमेंट करता है। अब मिडिल लेवल के मैनेजमेंट में कौन लोग आते हैं, वो आते हैं जो फंक्शनल आपके मैनेजर होते हैं। राइट, जैसे आपके सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है, परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर है, जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके जो मैनेजर्स होते हैं वो आपके मिडिल लेवल के मैनेजमेंट में आते हैं। इनका काम होता है, मिडिल लेवल के मैनेजमेंट का काम होता है कि इनको सजेस्ट करें, हायर लेवल के मैनेजमेंट को सजेस्ट करें कि हम ऐसे अपनी प्राइसिंग पॉलिसी को डिटरमाइन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। बट जो फाइनल अथॉरिटी होती है प्राइस पॉलिसी को डिटरमाइन करने की, राइट, तो वो होती है हायर मैनेजमेंट के पास में। ठीक है,
बट इन्होंने आंसर क्या दिया है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आंसर है लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो कि कहीं से कहीं तक 1% भी इसका आंसर नहीं बनता है, क्योंकि लोअर लेवल मैनेजमेंट का तो काम सिर्फ क्या है, सुपरवाइजरी काम होता है, इनका पॉलिसी बनाने का काम कहाँ से होता है, ठीक है ना। तो इनको तो जो ऑर्डर मिलता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट से, उसको फॉलो करना होता है। यहाँ पे पॉलिसी कहाँ कैसे बन जाएगी पॉलिसी, तो ये तो आपका सीधे सीधे गलत आंसर है, इसको भी आप लोग क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्रूटमेंट इज कंसर्न विद। अब रिक्रूटमेंट की जब बात की जा रही है तो इन्होंने आंसर इसके अंदर भी ये भी सीधा सीधा ये चेंज होगा, 101% चेंज होगा ये आंसर इसका। अब इसके अंदर रिक्रूटमेंट की जब बात की जाती है, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम लोग पढ़ते हैं, उसमें एक तो रिक्रूटमेंट होता है, एक सिलेक्शन होता है, ठीक है। दोनों प्रोसेस आप सभी को पता है। अब इनका जो सेंस बनता है वो किससे बनता है, वो यहाँ पे बोला गया है किससे कंसर्न है, या कंसर्न किससे है रिक्रूटमेंट। देखिए रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एप्लीकेंट्स को बुला रहे हैं कि आओ हमारे पास अप्लाई करो जॉब के लिए। जैसे आपकी भर्ती निकलती है तो भर्ती में क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म वही भरते हैं जो उसके लिए क्वालिफाइड होते हैं, यानी कि जो कैंडिडेट्स उस क्वालिफिकेशंस को पूरी करते हैं। जैसे किसी के लिए कॉमर्स का स्ट्रीम होता है, किसी के लिए साइंस का स्ट्रीम होता है, किसी के लिए आर्ट साइड का स्ट्रीम के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेट की होती है। किसी एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस वाला वो सेट किया जाता है। बट जो रिक्रूटमेंट का होता है प्रोसेस, वो कंसर्न होता है हमारा डेवलपिंग ए पूल ऑफ जॉब कैंडिडेट। जो जॉब कैंडिडेट है उनका एक पूल तैयार किया जाता है कि हमारे पास इतने कैंडिडेटों के एप्लीकेशंस आए हुए हैं, और उसके बाद जब आपके पास एक बार पूल उसका बन जाता है, उस पोस्ट का पूल बन जाता है, तो उसके बाद फाइनल आप लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन की प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। सिलेक्शन की प्रोसेस अप्लाई होने के बाद लास्ट में सेलेक्ट होता है कैंडिडेट। सिलेक्शन की प्रोसेस भी पूरी प्रोसेस होती है इसके अंदर, ऐसा नहीं है एक स्टेप में ये हो जाता है। उसके अंदर स्क्रीनिंग इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद हम जाके उसका रिटन टेस्ट लेते हैं, फिर हम उसका एक तरह से इंटेलिजेंस टेस्ट लेते हैं, फिर मेडिकल कराते हैं, तो फाइनली हम सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट को। बट इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिक्रूटमेंट इज कंसर्न विद, इन्होंने सेलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट दिया है, जो कि आपका बहुत गलत आंसर है। क्योंकि रिक्रूटमेंट बेसिकली आपका आप देखोगे तो ये पॉजिटिव नेचर का हमारा एक एक्टिविटी होता है, आप सबको पता होगा। बट जो आपका सिलेक्शन है, जो सेलेक्टिंग राइट कैंडिडेट है, वो आपका नेगेटिव प्रोसेस होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोसेस का जब बात कर रहे हैं तो दोनों सेम कहाँ से हो जाएंगे, ये तो धरती आसमान का अंतर हो गया ना। सेलेक्ट करना मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम उसी को सेलेक्ट कर रहे हैं जो सारी क्राइटेरिया को हमारे पूरी कर रहा है, जो रिटर्न को क्वालिफाई कर रहा है, जो मेडिकल में पास हो गया उसको हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट क्या होते हैं, रिजेक्ट किए जाते हैं, और जितने हमारी वैकेंसी है उतने कैंडिडेट को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे रिक्रूटमेंट बोला है, तो रिक्रूटमेंट का सीधा सीधा मतलब बी से होता है, डेवलपिंग ए पूल ऑफ जॉब कैंडिडेट। अब यहाँ पे देखिए गेटिंग एप्लीकेशंस क्यों नहीं आएगा और पूल क्यों आएगा। जब भी हम बात करते हैं अपने रिक्रूटमेंट की, तो हम कभी भी मैक्सिमम ऐसा टाइम होता है हमारे पास कि हम सिर्फ एक पोजीशन के लिए अपने एप्लीकेंट्स को नहीं बुलाते हैं। हमारे पास पोस्टें होती है बहुत सारी, जैसे आप लोग समूह ग का पढ़ते हैं, यूकेएसएससी समूह ग के अंदर आती है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की बहुत सारी पोस्ट आती हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग पोस्ट होती है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो अगर हमारे पास ABCD 4 डिपार्टमेंट हैं, तो 4 डिपार्टमेंट्स की हमारे पास अलग अलग कैंडिडेट्स की अलग अलग क्वालिफिकेशन हमने मांगी होगी। तो ये जो टोटल बनता है, ये आपके जो टोटल एप्लीकेशंस आई, ये पूरा पूल बन गया है। यहाँ पे पूल का मतलब ए भी आपके लिए, आप उसकी रिक्रूटमेंट ए की भी कर रहे हैं, बी डिपार्टमेंट की भी कर रहे हैं, सी की भी कर रहे हैं, डी की भी कर रहे हैं, मतलब टोटल कैंडिडेट तो आपके पास आ गए हैं, टोटल एप्लीकेशंस आपके पास आ गए हैं, लेकिन ये पूरा आपका पूल क्रिएट हो गया है। अब गेटिंग एप्लीकेशंस का मतलब हो गया कि गेटिंग एप्लीकेशन वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है एप्लीकेशन। यहाँ पे हम जॉब कैंडिडेट की जब तक बात नहीं कर रहे हैं, जॉब की जब तक बात नहीं कर रहे हैं, तो रिक्रूटमेंट हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन ए तो आपका हो भी नहीं सकता है। दूसरी, अगर क्वेश्चंस के नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर चूज करना होता, अगर यहाँ पे डेवलपिंग ए पूल ऑफ जॉब कैंडिडेट नहीं होता बाई चांस, इसकी जगह पे सिलेक्शन का कोई और जैसे ऑप्शन दे दिया होता, तो फिर हम ए ऑप्शन को चूज करते। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो बनता है बी आंसर, ठीक है। सी तो नहीं बनता है इसका, तो इसको आप एक तरह से क्लेम कर सकते हैं, और ये इसका आंसर डेफिनेटली चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
इंटरनेशनल बैंकिंग डीलिंग विथ नॉन रेजिडेंट्स ओनली एंड नॉट इन द करेंसी ऑफ कंट्री वेयर दे आर लोकेटेड इज कॉल्ड। और ये जो जहाँ तक है इसका जो क्वेश्चन का आंसर बनता है वो ऑफशोर बैंकिंग ही बनता है, ठीक है। बट इन्होंने यूरो करेंसी बैंकिंग इसका दिया हुआ है, जबकि इसमें कहा गया है कि आपकी जो इंटरनेशनल बैंकिंग की डीलिंग हो रही है, ठीक है। तो इसका आप सर्च कर सकते हैं, अगर आपको मिल जाए तो इसका मेरे अकॉर्डिंग इसका ऑफशोर बैंकिंग राइट आंसर मिलना चाहिए इसका। अगर आपको मिल जाए तो इसको इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल बिजनेस की बुक है उसके अंदर इसका आंसर मिल सकता है, तो इसको एक बार चेकआउट आप कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी ये मिल सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी है इसमें, मेकिंग प्रॉफिट बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंट प्राइसेस प्रिवेलिंग इन डिफरेंट मार्केट इज रेफर्ड एट। अब ये आपका जो होता है ये आपका आर्बिट्रेज का प्रोसेस होता है। अगर आप आर्बिट्रेज में क्या करते हैं, अगर आप आर्बिट्रेज के अंदर आपके पास ए प्रोडक्ट है, उस ए प्रोडक्ट पे आप नहीं चाहते हो कि आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, बेसिकली आप क्या करना चाह रहे हैं, इस पे आप नहीं चाह रहे कि आपको लॉस हो, तो आप क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट में आप लोग सेल करते हैं। उससे होता क्या है कि इसके प्राइसेस अलग अलग मार्केट में अलग अलग चल रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से अगर एक दो मार्केट के अंदर आपको लॉस भी हो जाता है तो बाकी के मार्केट में आपको प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को आप अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग मार्केट में बेच रहे हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे किस चीज़ का, डिफरेंट मार्केट प्राइसेस का आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये एडवांटेज आपका क्या कहलाता है, ये प्रोसेस पूरा आपका क्या कहलाता है, इससे प्रॉफिट आप कमाते हैं, तो ये आर्बिट्रेज का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये हेजिंग दिया गया है, हेजिंग ये नहीं होता है, ये होता है आर्बिट्रेज, जब हम अलग अलग मार्केट्स की एक तरह से बात कर रहे हैं। ये आर्बिट्रेज का प्रोसेस आपका करेंसी के केस में भी होता है, ठीक है, जब हम लोग करेंसी से प्रॉफिट गेन करते हैं। ये तो प्रोडक्ट की बात है, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट की बात है जो मैंने आपसे करी है, बट हम करेंसी में भी इसको यूज करते हैं, करेंसी के केस में, जब एक्सचेंज ऑफ करेंसी में, तो ये भी आर्बिट्रेज होता है। जब आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, उन्होंने भी आर्बिट्रेज प्रोसेस की बात की थी, उसके अंदर भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो वहाँ पे भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका डी आंसर सही होना चाहिए, बट इन्होंने दिया है सी आंसर, जो कि चेंज होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस थे जिनके आंसर आप लोग चेकआउट कीजिए, और इसके जो प्रूफ है, ऑथेंटिक प्रूफ है, उसको सर्च करने की कोशिश कीजिए, तो इसके आंसर चेंज होने चाहिए। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, कि कैसे आप लोगों को जो क्लेम है उसको करना है, कौन सा परफॉर्मा आपको यूज करना है, उसकी सबकी यहाँ पे बात करते हैं। ये जो पीडीएफ है मेरे पास, ये कल जो आंसर की निकल के आई उसकी पीडीएफ है, इस पर आप देख सकते हैं डेट 17 जनवरी लिखा हुआ है, और इसमें प्री पीएचडी प्रवेश परीक्षा, और आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं कि ये 9 तारीख को ऑर्गेनाइज की गई थी, और उसकी जो आंसर की है वो वेबसाइट पर डाल दी गई है। और उत्तर कुंज के संबंध में कोई प्रत्यावेदन प्रेषित किया जाना हो तो अभ्यर्थी दिनांक 22/1/2022 की शाम 4 बजे तक अपना प्रत्यावेदन निर्धारित प्रारूप में विश्वविद्यालय की ईमेल आईडी के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अंदर ये बात की गई है कि हम लोग ने आंसर की अपलोड की गई है, और आंसर की में अगर किसी को कोई डाउट होता है, किसी आंसर में अगर डाउट होता है, तो 22 तारीख तक 22 जनवरी शाम 4 बजे तक आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्लेम कर सकते हैं। और क्लेम कैसे करना है, कहाँ पे भेजना है, तो ये ईमेल आईडी है rdet2021@kunainital.ac.in पे आप लोग क्या करेंगे, अपने प्रत्यावेदन को जो कि आप क्लेम कर रहे हैं उसको भेजेंगे, और जो भेजना है वो उसका फॉर्मेट भी इसमें दिया गया है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है जो आंसर की क्लेम करना है वो 22 तारीख के बाद 4 बजे के बाद एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो इसको 22 तारीख आपका लास्ट डेट है। उसके बाद सेकंड पेज में जब आते हैं तो यहाँ पे परफॉर्मा दिया हुआ है पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, और इस पे यही परफॉर्मा यूज करना है अगर आपको क्वेश्चन को क्लेम करना है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, सबसे पहले रोल नंबर आपको भरना है इसमें, ये रोल नंबर हो गया। सब्जेक्ट इसमें डालना है, बुकलेट आपका कौन सा था, ABCD में से कौन सा बुकलेट आपका था, बुकलेट नंबर डालना है, और क्वेश्चन नंबर डालना है जिसको आपने क्लेम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 100 क्वेश्चन थे, तो जिस क्वेश्चन को क्लेम करना है अकॉर्डिंग टू योर बुकलेट सीरीज, तो उस क्वेश्चन को आपको इसमें भरना है। ये अलग अलग जो बुकलेट है उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो सकता है सेम क्वेश्चन का। फिर उसके बाद करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जो आपको लगता है कि करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है ABCD में से, या नन ऑफ द अबव है तो भी आप इसके अंदर चूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ABCD 4 ऑप्शन तो दिए गए हैं,
बट वो ऑप्शन दिया ही नहीं गया है जो ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए। तो उस केस में नन ऑफ द ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये 5 ऑप्शन इसके अंदर हो गए हैं। उसके बाद डिटेल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे आपको लिखना है जो डिटेल्स है उसकी, क्लेमिंग की जो डिटेल्स है उसको आपको इसके अंदर लिखना है कि कौन से क्वेश्चंस में क्या दिक्कत है, यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि प्लीज़ अटैच डॉक्यूमेंट एविडेंस इफ़ एनी, और इसके साथ में डॉक्यूमेंट एविडेंस भी आपको अटैच करना है। यहाँ पे इफ़ एनी बोला गया है बट आपको इसके साथ कंपलसरी है कि इसको अटैच करना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा वेटेज देना है अपने क्लेम को तो इसके साथ में एविडेंस आपको देना पड़ेगा। सिंपली क्लेम करने से इसमें नहीं बात बनेगी। तो ये जो सेक्शन है इसके अंदर आप डिटेल्स दे सकते हैं क्वेश्चंस की और उसका एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन का आपको डिटेल इसके अंदर देना है, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट है। उसके बाद नीचे आके देखेंगे तो इसमें ये आंसर की ही है, ये आंसर की अलग अलग सब्जेक्ट्स की पूरी दी गई है, तो इसके अंदर कुछ है नहीं। और ये फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पे ये PDF मैंने डाल दी है, तो वहाँ से आप लोग इसको लेके इसका प्रिंट आउट करा के, और प्रिंट आउट करने के बाद इसको फिल करने के बाद इसको स्कैन करके और जो दी गई मेल ID है उस पर आपको भेजना पड़ेगा। जो मेल ID दी गई है वो ये है rdet2021@kunainital.ac.in पे आपको भेजना है। दोबारा से डेट बता देता हूँ, 22 जनवरी 2022 तक शाम के 4 बजे तक। तो वेट नहीं करना है, आपके पास बहुत कम टाइम है। इसके जो एविडेंस है उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कीजिए और उनको PDF बनाना स्टार्ट कीजिए। और ये जो फॉर्मेट दिया गया है इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं और एक एक नंबर आपका इसके अंदर मायने रखता है। एक एक नंबर से यहाँ पे मेरिट अप एंड डाउन जाती रहती है। सिलेक्शन भी हो सकता है, रिजेक्शन भी हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है। इसलिए किसी का वेट नहीं करना है। जितने लोगों के पास में एविडेंस आ जाता है वो लोग अपनी तरफ से इसको क्लेम करते रहिए। दूसरे का वेट नहीं करिए कि वो क्लेम करेगा तो मेरे भी आंसर सही हो जाएंगे। बट इसके अंदर एक चीज़ और जो कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में वो ये रहता है कि अगर किसी ने क्लेम कर दिया, जैसे हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट मान लेते हैं, 4 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ने अगर क्लेम कर दिया तो बाकी की क्या 3 स्टूडेंट्स के भी मार्क्स इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए इसके अंदर अगर एक भी स्टूडेंट ने क्लेम कर दिया और वो क्लेम अगर एक्सेप्ट हो जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो जितने भी बाकी के 3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उसी आंसर को टिक किया था जो क्लेम किया गया है फर्स्ट वाले पर्सन के द्वारा, तो वो 4 के 4 लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। 4 के 4 लोगों का आंसर इसमें सही माना जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन इसमें रहता है कि अगर कोई दूसरा क्लेम करता है तो बेनिफिट किसको मिलेगा। तो बेनिफिट उन सभी लोगों को मिलेगा जिन्होंने उसका वो आंसर सही किया है जो एक्सेप्ट किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। बट उनको नहीं मिलेगा जिन्होंने उसका आंसर गलत, दूसरा ऑप्शन उसमें चूज किया है, उनको क्लेम नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन डिलीट किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, डिलीट के केस में सभी को बोनस मार्क्स मिलता है। एक एक नंबर जो है वो सभी को दिया जाएगा इसके केस में। अगर क्वेश्चन डिलीट होता है तो डिलीट के केस में ये चीज़ देखी जाएगी। और जो रेक्टिफाई होता है, अगर रिवाइज होता है क्वेश्चन का आंसर, तो उस केस में आंसर उसी को, सही मार्क्स उसी को मिलेंगे जिसने वो वाला आंसर चूज किया है जो रिवाइज्ड आंसर की में यूनिवर्सिटी ने दिखाया हुआ है। ठीक है। सो गाइज, ये थे हमारे जो आज की क्लेमिंग से रिलेटेड बात थी, कितने क्वेश्चन आपको क्लेम करने। इसके अदर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है क्लेम करने वाला जिस पे हम क्लेम कर सकते हैं तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं और मुझे भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। काफ़ी स्टूडेंट भेज भी रहे हैं, मैं उनको रिव्यू कर लूँगा। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं रिव्यू करके आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। और उसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स ज़रूर बताएं जिससे हमें पता लग सके कि क्या इसके एक तरह से हम कह सकते हैं कि एवरेज मार्क्स क्या रहने वाले हैं, उसका हम एक तरह से आइडिया लगा पाएँ। अगर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं बताना है तो पर्सनली मुझे भी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपके पास मेरा नंबर है। दूसरा लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उसको जाके ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे भी आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे।